हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है शाम गोरी और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं स्टूडेंट क्लास 12 की मैथमेटिक्स और चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 के मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 तक क्वेश्चंस करवा चुका हूं और आज मैं क्वेश्चन नंबर 8 से आपको करवाना शुरू करूंगा क्वेश्चंस। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। क्या लिखा हुआ आए जरा से सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है द पॉइंट्स P, Q एंड R द मिड पॉइंट्स। ये असल में क्या है? मिड पॉइंट्स है। किसके? ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल की साइड्स के मिड पॉइंट है तीनों। अब हमें क्या करना है? अब हमें ये करना है कि हमें यहां पर वर्टिसेस को मालूम करना है। अब आप बोलेंगे सर वर्टिसेस क्या होते हैं? ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ट्राइंगल के अंदर 3 वर्टेक्स होते हैं जिनको हम तीनों का एक साथ बोलते हैं तो हम क्या बोलते हैं? वर्टिसेस। तो ट्राइंगल के अंदर 3 वर्टिसेस होते हैं। एक ये हमारे पास आ गया वर्टेक्स, और ये हमारे पास आ गया एक वर्टेक्स, और एक ये हमारे पास आ गया वर्टेक्स। 3 वर्टेक्स है। हमें क्या करना है? इन तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स को मालूम करना है। यहां तक की बात क्लियर? तो यहां पे मैंने आपके सामने क्या बनाया, ये मैं इस पॉइंट को क्या देता हूं, इस वाले वर्टेक्स को मैं कह देता हूं ए। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? कह देता हूं x1, y1। इस पॉइंट को मैं क्या कह देता हूं? बी। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x2, y2। इस पॉइंट को मैं कह देता हूं सी। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को मैं कह देता हूं x3, y3। यहां तक कोई मसला? सिर्फ सपोज कर लिया, सही ना? देखिएगा अभी सर अब क्या करें, हो गया हमारा काम? नहीं स्टूडेंट, अभी कहां से हो गया? अब यहां पे सुने, अब उसने क्या कहा था, ये P, Q, R ये असल में क्या है? ये तो मिड पॉइंट्स है। किसके? ट्राइंगल की साइड्स के। तो एक ये रही, एक ये रही, एक ये रही। तो मैं यहां पे 3 मिड पॉइंट बना देता हूं, 1 2 3। अब इस वाले मिड पॉइंट को मैं कह देता हूं P, इस वाले मिड पॉइंट को मैं कह देता हूं Q, और इस वाले मिड पॉइंट को मैं कह देता हूं R। अब हमें इन P, Q, R की कोऑर्डिनेट्स पता है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में आप एक बात अपने ध्यान में बिठा लीजिएगा, जिस बात का जिक्र आ जाए आपको लाजमी उस फॉर्मूले को यूज करना होता है। तो यहां पे जिक्र आया है मिड पॉइंट का, तो यू हैव टू यूज मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्लियर है यहां तक की बात? कोई मसला? सो आए जरा इसको यूज करते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूले को। तो यहां पर हमारे पास एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स है -2, 2। दूसरा पॉइंट है हमारे पास Q जिसके कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास 2, -1, और एक तीसरा पॉइंट है R जिसके कोऑर्डिनेट्स है 1, -1, 4। अब मैं क्या करूंगा? मेरे को क्या कर रहा है? मुझे तो यहां पे मिड पॉइंट को फॉर्मूले को अप्लाई करना है। सबसे पहला काम मैं यहां लिखूंगा, क्योंकि मैं यहां पे क्या लिखा हुआ है, ये P किसका मिड पॉइंट है? आप बोलेंगे सर ये जो P है ना, ये मिड पॉइंट है किसका? A और B का। तो यहां हम लिख देंगे लेट P इज द मिड पॉइंट, लेट P इज द मिड पॉइंट। लाजमी लिखना होगा आपको ये, लेट P इज द मिड पॉइंट ऑफ A एंड B। A और B का क्या है? मिड का पॉइंट, मिड पॉइंट है। तो यहां पर P पॉइंट लिखेंगे, क्या है हमारे पास? दैट इज -2, 2। इसके कोऑर्डिनेट्स को मैं क्या कह देता हूं? x, y। दूसरा पॉइंट कौन है? A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हमने क्या कहा है? A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हमने क्या कहा है? x1, y1। B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हमने क्या कहा है? x2, y2। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अब किसको यूज करेंगे? मिड पॉइंट फॉर्मूला को। तो बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है? मिड पॉइंट फॉर्मूला कहता है कि x, y निकालना है ना आपको, x, y निकालना है। तो मैं ऐसा करता हूं कि x के लिए अलग लिख देता हूं, y के लिए अलग लिख देता हूं, ताकि आपको भी कंफ्यूजन ना हो ना। तो x के लिए क्या कहता है? वो x के लिए हमें कहता है वो x जो है वो बराबर होगा किसके? x1 प्लस के x2 डिवाइडेड बाई 2 के, कॉमा y के लिए क्या होता है कि हम y1 प्लस का y2 डिवाइडेड बाय 2 के। क्लियर? अब आपको x की वैल्यू पता है? आप बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हैं, x की वैल्यू हमें पता है क्या है? -2। तो यहां पे मैं क्या लिख दूंगा? -2। यहां ये 2 डिवाइड हो रहा है, यहां के क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो ये बराबर आ जाएगा किसके? x1 प्लस के x2 के, कॉमा
y की वैल्यू पता है, आप बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हैं, y की वैल्यू 2 है, तो y की जगह क्या आ जाएगा 2, यहाँ ये 2 डिवाइड हो रहा है, यहाँ के क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये बन जाएगा y1 प्लस का y2। तो यहाँ पर 2 2 का क्या हो जाएगा 4, तो माइनस का 4 बराबर आ जाएगा किसके x1 प्लस के x2 के, और 2 2 का क्या हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा y1 प्लस के y2 के। यहाँ तक कोई मसला, खुश है, कोई मसला है मुझे बताएं। आप बोलेंगे सर नहीं है, चलें भाई ये बात भी हो गई। अब हम दूसरे पॉइंट को लेंगे, क्योंकि ये जो Q है ये भी तो मिड पॉइंट है। अब ये किसका मिड पॉइंट है, लिख देते हैं यहाँ पर, लेट, हम मान लेते हैं कि Q क्या है, Q असल में मिड पॉइंट है किसका, B और C का, तो लेट Q इज द मिड पॉइंट ऑफ B एंड C। B और C का क्या है मिड पॉइंट। तो यहां पे अभी हम किसको लेंगे, सबसे पहले Q पॉइंट को लेंगे। Q पॉइंट हमारे पास क्या है, इसके कोऑर्डिनेट्स 2, -1, तो ये हमारे पास आ गया 2, -1। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम क्या कह देते हैं, x, y कह देते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हमने क्या कहा है, x2, y2, तो यहाँ पे आ गया x2, y2। और C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हमने क्या कहा है, x3, y3, तो ये आ गया x3, y2। यहां तक कोई प्रॉब्लम, यहां तक कोई मसला नहीं है, खुश है, चले खुश रहिएगा। अब यूज करेंगे किसको, बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, सो भाईजान मिड फॉर्मूले को यूज करने जा रहा हूं। मिड फॉर्मूला क्या कहता है, आप बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हैं, बहुत इजी सी बात है। x बराबर होता है किसके, x1 प्लस के x2 डिवाइडेड बाई 2 के, कॉमा y बराबर होता है किसके, y1 प्लस के y2 डिवाइडेड बाय 2 के। x हमारे को पता है, बिल्कुल x हमारे पास क्या है, आप बोलेंगे सर 2 है, तो x की जगह क्या आ गया 2, और ये वाला 2 यहाँ डिवाइड में था, यहाँ के क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा x1 प्लस, सॉरी अब यहाँ पे एक बार रुक जाइएगा, यहाँ x1 हमारे पास क्या है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, ये हमारा किसके बराबर होगा, x1, y1 के बराबर होगा, और ये हमारा किसके बराबर होगा, x2, y2 के बराबर होगा। यहां तक की बात क्लियर है। अब जरा देखिएगा, अब x1 हमारा किसके बराबर है, x2 के, तो x1 की जगह क्या आ जाएगा, x2 आ जाएगा। उसके बाद प्लस x2 हमारा किसके बराबर है, x3 के, तो x2 की जगह क्या आ जाएगा, x3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2, कॉमा, एक सेकंड रुके, उसके बाद क्या होगा, y हमारे पास किसके बराबर है, आप बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हैं, y यहाँ पर हमारे पास -1 के बराबर है, तो यहाँ y की जगह क्या आ गया -1, यहाँ ये 2 डिवाइड में था, यहाँ के क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, y1 किसके बराबर है, y1 तो y2 के बराबर है, और y2 किसके बराबर है, y2 तो बराबर है किसके, y3 के, तो ये आ गया हमारे पास y3, और यहाँ 2 मैंने गलत लिख दिया, 2 तो वहां भेज चुका हूं, तो इसलिए 2 डिनोमीटर में नहीं आएगा। यहाँ तक की बात क्लियर। 2 2 का क्या हो जाएगा 4, और 4 बराबर हो जाएगा किसके, x2 प्लस के x3 के, कॉमा ये 2 1 माइनस प्लस क्या होगा, -2 1 क्या होगा 2, तो ये हो जाएगा y2 प्लस के y3 के बराबर आ गया। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुश है। चलें अब क्या करें सर, क्योंकि यहां पर अभी एक और मिड पॉइंट रह गया है, दैट इज r। अब हम यहां बताएंगे लेट r क्या है, r इज द मिड पॉइंट किसके दरमियान का भाई, मिड पॉइंट, तो r इज द मिड पॉइंट ऑफ CA, r इज द मिड पॉइंट ऑफ C एंड A का, C और A का क्या है मिड पॉइंट है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, r को लिखेंगे, r के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास, -1, 4, तो ये आ गया -1, 4, और इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम क्या कह देंगे, x, y। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमने क्या कहा, x3, y3, तो ये आ गया हमारे पास x3, y3, और उसके बाद इसके कोऑर्डिनेट्स को हम क्या कह देंगे, x1, y1। और इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है, A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हमने क्या कहा है, x1, y1, तो ये आ गया x1, y1, इसके कोऑर्डिनेट्स को हम क्या कह देंगे, x2, y2। यहां तक कोई प्रॉब्लम। अब हम किसको यूज करेंगे, आप बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हैं, बिल्कुल हलवा वाली बात है, बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला ध्यान कर लेंगे। ये सवाल मुश्किल नहीं है, फर्क पता है क्या, ये सवाल ना चैप्टर 7 के मुश्किल नहीं होते, लेकिन लेंथी बहुत होते हैं, बहुत बड़े हो जाते हैं, बोरियत थोड़ी होने लग जाती है, लेकिन मुश्किल नहीं है स्टूडेंट, आसान है।
मुश्किल समझेंगे, लेकिन चैप्टर नंबर 7 की खासियत है डायग्राम बना के सवालों को करेंगे तो बहुत आसान हो जाते हैं। अगर आप डायग्राम बनाए बगैर करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा करना क्या है। तो इसीलिए डायग्राम लाजमी बनाएं सवालों में और अपने हाथ को थोड़ा तेज चलाएं, बस ये सवाल जल्दी हो जाएगी। आगे देखें, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है, x बराबर होता है किसके, x1 प्लस के x2 डिवाइडेड बाई 2 के, और y बराबर होता है किसके, y1 प्लस के y2 डिवाइडेड बाय 2 के। यहां तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। x किसके बराबर है, x बराबर है माइनस के 1 के, यहाँ या 2 डिवाइड में यहाँ के क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, x1 किसके बराबर है, x3 के बराबर है, और x2 किसके बराबर है, x2 बराबर है x1 के, और डिवाइड बाय 2 तो आएगा नहीं। उसके बाद y बराबर किसके, 4 के, तो ये आ गया 4, यहाँ ये 2 डिवाइड में यहाँ के क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, y1 बराबर है किसके, y3 के, उसके बाद प्लस y2 बराबर किसके, y1 के, तो ये आ गया y1, 2 1 का क्या हो जाएगा 2, तो ये आ गया माइनस का 2 इज इक्वल टू x3 प्लस का x1 कॉमा 4 2 का क्या हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा y3 प्लस का y1। यहां तक हो गया। सर अब क्या करें, तो पहले इसको नोट करें, उसके बाद आगे बताता हूं क्या करना है। चले यहां तक तो नोट कर लिया आप लोगों ने। अब मैं एक और काम आपके लिए थोड़ा सा आसान करना चाहता हूं। तो आप क्या करें, क्योंकि आपके पास क्या आ गई है, एक इक्वेशन, दो इक्वेशन, तीन इक्वेशन, चार इक्वेशन, पांच इक्वेशन, छह इक्वेशन, है ना। तो x वाली को अलग सॉल्व करेंगे, y वाली इक्वेशंस को अलग सॉल्व करेंगे। अब हम क्या करते हैं, यहां से आप चाहें तो x1 को अलग कर लें या x2 के लिए, तो मैं इसे x1 के लिए अरेंज कर लेता हूं। तो जब मैं इसे x1 के लिए अरेंज करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, x1 इज इक्वल टू ये प्लस का x2, वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस का x2। तो यहां से हमारे पास x1 कितना आ गया, माइनस का 4 माइनस का x2। और इधर से भी क्या करेंगे, इधर से भी हम लोग y1 के लिए अरेंज कर लेंगे। तो y1 बराबर किसके आ जाएगा, प्लस का y2, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का y2। सो इस तरीके से हमारे पास y1 की वैल्यू भी आ गई। सही, वैल्यू नहीं आई मतलब ये अरेंज कर लिया, इतना काम हो गया। अब यहां से क्या करते हैं, इस इक्वेशन से भी आप लोग, जगह तो वैसे बची नहीं यहाँ पर, हम लोग कर लेंगे जो काम है, छोड़े इसको। अब यहाँ इसको अरेंज कर लेते हैं। अब इसको मैं किसके लिए अरेंज कर लेता हूँ, इसको मैं अरेंज कर लेता हूँ x1 के लिए। तो x1 के लिए इसको अरेंज कर लेता हूँ, थोड़ा बड़ा लिखता हूँ। सो x1 के लिए मैं इसे अरेंज कर लूंगा। तो ये प्लस का x3 है, इक्वल टू दूसरी साइड क्या हो जाएगा माइनस का x3 हो जाएगा, कॉमा इसको भी y1 के लिए अरेंज कर लेता हूँ। तो ये प्लस का y3 है, प्लस का y3 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का y3। यहां तक कोई मसला इंशाल्लाह नहीं होगा, खुश हो गए होंगे आप लोग बिल्कुल। चलें अब इसे सॉल्व कैसे करना है सर, अब मैं आपको बताता हूं। अब उसमें अगर आप देखें, ये भी x1 के लिए अरेंज है, ये भी x1 के लिए अरेंज है, तो ये दोनों वैल्यूज किसकी होंगी, x1 की। तो जब दोनों इक्वेशन की एक साइड बराबर होती है ना, इस इक्वेशन की भी एक साइड में x1 है, इस इक्वेशन की भी एक साइड में x1 है, तो हम ऐसी सिचुएशन में कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे मैं इक्वेशन को नाम दे देता हूँ स्टूडेंट। ये हमारे पास क्या आ गया इक्वेशन नंबर 1, ये आ गए हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, ये आ गए हमारे पास इक्वेशन, इसको मैं डब्बे में कर देता हूँ, कहाँ गई ये रही, इसको भी मैं डब्बे में कर देता हूँ। ये हमारे पास क्या आ गया, इसकी इक्वेशन नंबर 3, ये आ गए हमारे पास इक्वेशन नंबर 4, तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 5, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर क्या आ गई 6। क्लियर। सो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 5 इसको कंपेयर करेंगे। तो हमारे पास जो ये x3 है इसकी वैल्यू आना शुरू होगी, लेकिन अभी रुक जाए, अभी आएगी नहीं, लेकिन अभी मैं आपको क्या कर रहा हूँ कंपेयर करवा के इसको सॉल्व करते हैं। तो इसे नोट करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सो मैंने कैमरा थोड़ा दूर रखा है स्टूडेंट, ताकि आपको पूरा बोर्ड नजर आए, ताकि ये क्वेश्चन क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको हर चीज मैं आपको एक ही बोर्ड पे करवाना चाहता हूँ। तो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 5 इन दोनों को हमने x1 के लिए अरेंज किया हुआ है। तो इन दोनों की दो एक एक साइड बराबर है, तो अब हम क्या करेंगे, इन्हें कंपेयर करेंगे। हमारा मकसद मत भूलिएगा, हमारा मकसद क्या है, x1 की वैल्यू निकालना, y1, x2, y2 और x3, y3 की वैल्यूज को निकालना। तो उसको निकालने के लिए हमें इन 6 की 6 इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, और इन्हीं की मदद से हम लोग x1, y1, x2, y2, x3 और y3 की वैल्यूज को निकालेंगे। इनको सॉल्व करना कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा फोकस करिएगा, हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 5 को कंपेयर कर रहे हैं। तो x1 और x1 को हटा देंगे, तो हम लिखेंगे माइनस का 4 माइनस का x2, माइनस का 4 माइनस का x2 बराबर आ जाएगा किसके, माइनस के 2 माइनस के x3 के।
माइनस के 2 माइनस के x3 के लिए। बताएं इसमें कोई प्रॉब्लम है आपको? आप बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हैं, इसमें भी प्रॉब्लम होगी तो फिर फायदा क्या। अब जरा सुनिएगा, अगर हम इस वाली इक्वेशन को किसी x2 या x3 किसी के लिए भी अरेंज कर लेते हैं और हम इसे किसके अंदर पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 3 में, तो हमारे पास एक ना एक वैल्यू निकल के आ जाएगी। और जैसे ही हमारे हाथ एक वैल्यू लग गई ना, हम इजीली सारी वैल्यूज निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम आपकी मर्जी, ये मैं आप पे छोड़ता हूं। आप चाहें इस इक्वेशन को x2 के लिए अरेंज करें, आप चाहते हैं इस इक्वेशन को x3 के लिए अरेंज करना, कर रहे हैं, कोई मना नहीं है। मैं x2 के लिए कर लेता हूं, जरूरी नहीं है कि मैं x2 के लिए कर रहा हूं तो आप भी x2 करें, कोई मसले वाली बात नहीं है, आप x3 के लिए भी कर सकते हैं। चले भाई, तो मैं इसे x2 के लिए अरेंज कर लेता हूं। तो ये माइनस का x2 है, इधर जाके क्या होगा प्लस का x2, और ये दोनों को इधर उठा के ले आएंगे तो x2, यहां देखें माइनस का 4 अपनी जगह पर रहेगा, ये माइनस का 2 है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 2, ये माइनस का x3 प्लस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का x3, और ये माइनस का x2 है, इधर इक्वल टू दूसरा जगह क्या हो जाएगा प्लस का x2। तो x2 हमारे पास किसके बराबर आ गया, माइनस प्लस माइनस, 4 में से 2 गए, 2 बचे, तो माइनस का 2 प्लस के x3 के बराबर आ गया। ये हमारे पास x2 निकल के आया। अब हम क्या करेंगे, इस x2 को लेंगे और इस वाली इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट कर देंगे, तो हमारे पास x3 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। यहां तक कोई मसला? चलें तो जल्दी से करते हैं, क्या करेंगे, पुट x2 इज इक्वल टू माइनस का 2 प्लस का x3 इन इक्वेशन नंबर 3, थर्ड वाली इक्वेशन में से पुट कर देंगे। तो x किसकी जगह, अब x2 की जगह क्या आ जाएगा, यहां देखें 4 अपनी जगह पर इज इक्वल टू x2 की जगह पे क्या आ जाएगा, x2 की जगह पे आ जाएगा माइनस का 2 प्लस का x3, तो ये आ गया माइनस का 2 प्लस का x3। अब बचा क्या यहां पर, यहां बच गया प्लस का x3, तो मैं यहां क्या लिख दूंगा प्लस का x3। तो ये माइनस का 2 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा, और x3 प्लस का x3 कितना हो जाएगा 2x3 हो जाएगा, 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6, यहाँ 2 मल्टीप्लाई और यहाँ के क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x3 हमारे पास क्या आ जाएगा 2 1 जा 2 2 3 जा 6, तो x3 हमारे पास बराबर आ गया किसके 3 के, और हम हो गए खुश। हम क्या हो गए, खुश हो गए। अब आप बोलेंगे सर खुश क्यों हो गए, हमारे पास एक अननोन की वैल्यू आ गई स्टूडेंट। अब मुझे आपसे सवाल पूछना, आप बोलेंगे सर बिल्कुल पूछे, कोई मसले वाली बात नहीं है। आप जरा यहां पर देखें, कहां गया, यहां पे देखें, अगर आप इस इक्वेशन नंबर 5 में x3 की जो हमारे को वैल्यू मिली है, इसको इस इक्वेशन नंबर 5 में अगर हम पुट करते हैं, हमारे पास x1 की वैल्यू नहीं आएगी क्या? आप बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हैं, बिल्कुल आ जाएगी। तो मैंने बोला जाइए पुट कर दें इसके अंदर, क्यों इंतजार कर रहे हैं किसका। तो यहां पर मैं क्या कर देता हूं, पुट कर एक दफा देख लूं कि आपको ये नजर आ रहा है कि फिर मैं ऊपर से स्टार्ट करूं। लेट मी चेक इट, नजर तो आ रहा, हो जाएगा काम। चलें तो यहां पर हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे, पुट x3 इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 5। तो इस इक्वेशन नंबर 5 के अंदर, इस वाली इक्वेशन के अंदर x3 की जगह में क्या पुट कर दूंगा 3। तो जल्दी से देखें, x1 अपनी जगह पर, उसके बाद क्या है माइनस का 2 आ गया, माइनस x3 की जगह क्या आ जाएगा, x3 की जगह 3 आ जाएगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये निकल के आ गया माइनस का 5। तो इसका मतलब x1 जो था ना वो है माइनस का 5। अब तो हमारे पास x1 भी आ गया, x3 भी आ गया। अब जरा इस इक्वेशन नंबर 3 पे गौर करें, चलें इस पे गौर कर लें, इस इक्वेशन नंबर 1 पे गौर कर लें। अगर मैं इसके अंदर x1 की छोड़ें, इसको छोड़ें, इसको देख लें, ये आसान है। तो यहाँ इस इक्वेशन नंबर 3 के अंदर अगर मैं x3 की वैल्यू डालता हूं तो मैं x3 की वैल्यू निकाल पाऊंगा। तो मैं क्या करता हूं, मैं ये करता हूं, पुट करवा देता हूं, पुट x3 इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर कौन सी, किसके अंदर पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। सो इक्वेशन नंबर 3 के अंदर हम x3 की जगह 3 पुट कर देते हैं। तो यहां देखें x3 की जगह ये क्या आ जाएगा, देखें 4 इज इक्वल टू x2 प्लस का x3 किसके बराबर है 3 के, ये प्लस का 3 इधर जाके क्या हो जाएगा, मैं यहां करवा देता हूं, मुझे नहीं लगता कि आगे नजर सही से आएगा आप लोगों को। आगे देखते हैं, तो यहां पर प्लस का 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर माइनस का 3, बिल्कुल, तो ये किसके बराबर आ जाएगा x2 के।
सो x2 किसके बराबर आ जाएगा 4 - 3 कितना होता है 1। तो x2 हमारे पास 1 के बराबर आ गया और हम क्या हो गए खुश हो गए। सर हमारा काम कंप्लीट हो गया? नहीं स्टूडेंट, अभी तक तो हमारे पास x1 x3 और x2 इनकी वैल्यूज निकल के आई है। क्या हमारे पास y1 की वैल्यू है? नहीं। y2 की वैल्यू है? नहीं। y3 की वैल्यू है? नहीं। उनकी भी तो वैल्यूज को निकालना है। ऐसे ही निकालेंगे जैसे हमने यहां काम किया। आप बोलेंगे सर यहां देखें, इसको y1 के लिए अरेंज किया हुआ है, इसको भी y1 के लिए अरेंज किया हुआ है, इस इक्वेशन नंबर 2 और इस इक्वेशन नंबर 6, इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। तो मैंने क्या किया यहां पर, मैंने यही काम किया, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 6। इन दोनों को क्या कर लेंगे स्टूडेंट, कंपेयर करवा देंगे और हमारी जिंदगी क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। अब जरा देखें, इस y1 को भूल जाएं, क्या है 4 माइनस का y2, तो 4 माइनस का y2 बराबर आएगा किसके 8 माइनस के y3 के, 8 माइनस के y3। इसका मतलब होता है कंपेयर। जिसको भी कंपेयर करवाते हैं y1 दोनों में सेम था तो उसको भूल जाएं, ये दोनों साइड क्या हो जाएंगी बराबर। अब मैंने आपको बताया आपकी मर्जी है, आप चाहे इस इक्वेशन को y2 के लिए अरेंज कर लें, आपकी मर्जी है आप इस इक्वेशन को y3 के लिए अरेंज कर लें। मैं इसे किसके लिए कर लेता हूं, y2 के लिए कर लेता हूं। तो यहाँ पे प्लस का y3 है, यहाँ देखिए 4 आ गया, प्लस का 8 इधर आके क्या होगा माइनस का 8, माइनस का y3 इधर आके क्या होगा प्लस का y3, माइनस का y2 इक्वल टू साइड क्या होगा प्लस का y2। 4 माइनस 8 कितना हो जाएगा माइनस का 4, तो माइनस का 4 प्लस का y3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा y2। अब हम यहां लिख सकते हैं कि y2 किसके बराबर आ गया y3 माइनस के 4 के। यहां तक की बात क्लियर हो गई, इंशाल्लाह मसला नहीं होगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस y2 की वैल्यू को हम लोग इसके अंदर पुट करवा देते हैं इक्वेशन नंबर 4 में। तो यहां पर पुट y2 इज इक्वल टू y3 माइनस का 4 इन इक्वेशन नंबर 4। इस इक्वेशन नंबर 4 के अंदर y3 की जगह पर हम y2 की जगह पर हम पुट करने जा रहे हैं y3 माइनस के 4 को। जरा गौर फरमाए इक्वेशन नंबर 4 पर, -2 आ गया, -2 इज इक्वल टू y2 की जगह पे क्या आ जाएगा y3 माइनस का 4 और उसके आगे क्या लिखा हुआ प्लस का y3। यहां तक भी कोई मसला नहीं है, ये माइनस का 4 इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा और y3 प्लस का y3 कितना हो जाएगा 2y3 हो जाएगा। 4 में से 2 गए 2 बचे, यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। सो हमारे पास y3 क्या निकल के आ जाएगा 2 1 2 2 1 2, तो y3 निकल के आ गया हमारे पास क्या 1। सो यहां जाके स्टूडेंट हमने एक अननोन मतलब y3 को क्या कर लिया मालूम। अब आप बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हैं, बहुत आसान हो गया काम, हमारी जिंदगी का काम बहुत आसान हो गया। अब अगर आप देखें सो अगर मैं इसके अंदर इसको मैं इक्वेशन अल्फा कह देता हूं, आपकी मर्जी आप उसमें भी पुट करवा सकते हैं, मैं उसी में करवा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो हम क्या करते हैं इस y3 वाली वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर 4 में पुट करवा देता हूं। तो यहां पर पुट y3 इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर कौन सी वाली 4 के अंदर पुट करवा देंगे। तो ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 में। अब इक्वेशन नंबर 4 में देखें y3 की जगह पे क्या आ जाएगा 1, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 इज इक्वल टू y2 और प्लस का y3 की जगह पे क्या आ जाएगा 1, ये प्लस का मान इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 1। सो हमारे पास y2 किसके बराबर आ जाएगा y2 बराबर आ जाएगा किसके माइनस माइनस होगा प्लस, तो ये आ जाएगा माइनस के 3 के। सो हमारे पास y2 की वैल्यू भी निकल के आ गई। सर अब क्या करें, टेंशन थोड़ी लेते हैं। अब जरा देखें हमारे पास y3 की वैल्यू है, आप बोलेंगे सर बिल्कुल इस y3 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 6 में पुट करवा देंगे तो हमारे पास y1 की वैल्यू भी निकल के आ जाएगी। आप बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हैं, बिल्कुल। तो यहां पर हम क्या करेंगे पुट करवा देंगे y3 की वैल्यू, y3 हमारे पास कितना निकल के आया था 1, सो y3 इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 6। ये आ गई इक्वेशन नंबर 6, इसके अंदर y1 की वैल्यू को पुट करवा देंगे, y3 की वैल्यू को। सो y1 इज इक्वल टू कितना है
8 माइनस का y3, तो 8 माइनस का y3 हमारे पास क्या है 1, तो y इज इक्वल टू 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा 7। सो हमारे पास y1 निकल के आ गया स्टूडेंट, क्या निकल के आ गया 7। इस तरीके से हम लोगों ने x1 x2 x3 y1 y2 y3 इनकी वैल्यूज फाइंड कर ली, लेकिन उसने हमें क्या बोला था फाइंड द वर्टिसेस। तो हमारे पास इसको वर्टिसेस की फॉर्म में मैं लिख देता हूं और इसके बाद ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा कंप्लीट। तो मैं से वर्टिसेस की फॉर्म में लिखना है ना हमारे को। ये हमारे पास क्या आ जाएगा पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, आपको बताया था ना x1 को y1, तो x1 हमारे पास क्या निकल के आया, आप बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हैं, x1 हमारे पास निकल के आया, कहां गया x1 कहां गया, ये रहा x1 हमारे पास क्या है -5, तो ये आ गया -5। और उसके बाद y1 हमारे पास क्या निकल के आया 7, तो ये आ गया 7। हैंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए क्या होगा -5, 5 और पॉइंट बी के कितने हो जाएंगे, पॉइंट बी के x2, y2, x2 हमारे पास क्या निकल के आया 1, y2 हमारे पास क्या निकल के आया -3 एंड सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या निकल के आए, आप बोलेंगे सर x3, y3, x3 हमारे पास क्या निकल के आया था 3, y3 हमारे पास क्या निकल के आया 1। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे क्या हो गया क्वेश्चन क्या हो गया कंप्लीट हो गया। तो हैंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए बी एंड सी क्या होगा ये रहा, कंप्लीट हो गया ये क्वेश्चन। इंशाल्लाह आपको समझ में आया होगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन है स्टूडेंट और ये लेंथी है काफी, मैंने आपको दिखाया ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, लेंथी है बस। तो इसे प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करिएगा क्योंकि आप लोगों के लिए बिल्कुल न्यू है। सो प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें ताकि आपकी कैलकुलेशन आसान हो आप लोगों के लिए। तो आए बढ़ते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो यहाँ स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 9। बड़ा ही इजी और बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कैसे आप जरा देखिएगा, लिखा हुआ एक z पॉइंट है एंड एक x पॉइंट है। अब वो बोले आर टू गिवन पॉइंट्स, ये दो पॉइंट्स हमें दिए जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जी ये y पॉइंट है ना, ये असल में क्या कर रहा है, इस लाइन zx को डिवाइड कर रहा है एक रेशियो में, और वो रेशियो हमारे को दिया हुआ है 4:3। मेन इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है, इन्होंने सवाल में मेंशन की है कि कौन सी डिवीजन होगी, इंटरनली या एक्सटर्नली। अगर आपको नहीं पता कि इंटरनल डिवीजन क्या है एक्सटर्नल डिवीजन क्या है, इससे पहले वाले लेक्चर्स आपको लाजमी देखने होंगे कि इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन में फर्क क्या है। तो यहाँ पर वो बता दिया उसने कि एक्सटर्नल डिवीजन है, तो एक्सटर्नल डिवीजन है तो एक्सटर्नल डिवीजन वाला ही फॉर्मूला आप लोगों को लगाना होगा। तो मैं आपके सामने एक डायग्राम बनाता हूँ, सिंपल सी एक डायग्राम, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया एक्स कोऑर्डिनेट, या वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट या गया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब यहाँ एक लाइन है, ये हमारे पास एक पॉइंट ये आ गया, एक पॉइंट ये आ गया, एक पॉइंट हमारा z है, एक पॉइंट हमारा x है, और वो बोल रहा है कि इस z y वाले पॉइंट ने अब एक्सटर्नली डिवाइड किया है तो ये इन दोनों के दरमियानी इनसे बाहर होगा। तो ये जो y पॉइंट है ना, इसने इस लाइन zx को क्या किया डिवाइड, कौन से रेशो में किया है 4:3। तो यहां से लेके यहां तक ये हमारा क्या हो जाएगा 4, और यहां से लेके यहां तक हमारा क्या हो जाएगा 3। तो इस रेशो के अंदर क्या किया इसने, इस लाइन zx को डिवाइड किया है एक्सटर्नली। सवाल को सॉल्व करना बहुत इजी है। सबसे पहले आपको लिखना है z पॉइंट, ये हमारा z पॉइंट आ गया, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 4, 5, और इसके कोऑर्डिनेट को मैं कह देता हूं x1, y1। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है x, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास 7, -1, इसको मैं कह देता हूं x2, y2। और एक हमारे पॉइंट पास पॉइंट क्या है y, इसके कोऑर्डिनेट को मैं क्या कह देता हूं x, y। क्लियर। सो यहां पर हम यहां लिख देंगे by using external division formula, by using external division formula, external division formula। चले भाई, अब यहाँ पे एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला क्या है, x के लिए हमारे पास क्या होता है भाईजान, तो मैं दोनों के लिए लिख देता हूँ x, y हमारे पास किसके बराबर आते हैं। आप बोलेंगे सर बहुत आसान है, कैसे, m1 x2 माइनस का m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 माइनस का m2, कॉमा m1 y2 माइनस का m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 माइनस का m2। अगर डिवीजन क्या हो एक्सटर्नल तो दरमियान में साइन क्या होता है नेगेटिव, और अगर हो इंटरनल तो दोनों का साइन क्या हो जाता है पॉजिटिव। तो आपको इस तरीके से ही फॉर्मूले को याद रखना है।
गलती से भी आगे पीछे मत करिएगा कि आप सोच रहे हैं कि मैं m2 x1 पहले लिख दूं तो ये गलत हो जाएगा। फॉर्मूला हमेशा ऐसे ही याद रखा करें, m1 x2 माइनस का m2 x1, इस तरीके से। चले भाई, x, y तो हमें पता, और x, y हमें निकाल लें, तो ये आ गया हमारे पास x, y तो हमें क्या करना है, निकालना है। और m1 हमारे को पता है, और मैंने यहाँ लिखा भी नहीं, हमें रेशियो पता तो है, m1 रेशियो m2 मैंने लिखा नहीं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि हमारे पास m1 रेशियो m2 हमारे पास कितना गिवन है सवाल के अंदर, 4:3। कितना गिवन है, 4:3। तो इसका मतलब m1 हमारे पास क्या आ गया, 4, और m2 हमारे पास क्या आ गया, 3। सो m1 हमारे पास क्या आ गया, 4, और x2 हमारे पास क्या आ गया, 7। उसके बाद माइनस m2 हमारे पास क्या आ गया, 3, और x1 हमारे पास क्या आ गया, 4, एंड डिवाइडेड बाय m1 माइनस का m2 मतलब 4 माइनस का 3। उसके बाद आएगा कॉमा m1 हमारे पास क्या है, 4, और y2 हमारे पास क्या है, -1, तो मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1, एंड माइनस m2 हमारे पास क्या है, 3, और y1 हमारे पास क्या है, 5, एंड डिवाइडेड बाय m1 माइनस का m2 मतलब 4 माइनस का 3। यहां तक कोई मसला नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब 7 4 का क्या हो जाएगा, 28, माइनस का 4 3 का क्या हो जाएगा, 12, एंड 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 1, कॉमा 4 मल्टीप्लाई 1 क्या हो जाएगा, माइनस का 4, माइनस 5 3 का क्या हो जाएगा, 15, एंड डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 1। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर 28 में से 12 चले जाएंगे, तो यहां हमारे पास क्या आ जाएगा, 16, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 16, कॉमा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 15 और 4 कितने हो जाएगा, 19, तो ये आ जाएगा माइनस का 19। सो हमारे पास हम यहां लिख देंगे, नाउ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ y आर क्या हो गया, 16 कॉमा माइनस का 19। सो ये हमारे पास क्या आ गया है, y के कोऑर्डिनेट्स निकल के आ गया, दैट इज 16 कॉमा माइनस का 9, और यहां जाके ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो आया बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। सो यहां स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 10, और ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए जरा देखते हैं सर, इसमें लिखा हुआ है, इफ अ पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी, ए और बी एक लाइन सेगमेंट है, उसको ये पॉइंट पी क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। सही है, तो मैं डायग्राम भी बनाता रहता हूं साथ साथ, टाइम बचेगा। तो यहां पर हमारे पास सपोज करें ये आ गया हमारे पास एक लाइन सेगमेंट, ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट क्या है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ए हमारा ये है, इसके कोऑर्डिनेट से 8,9, और एक हमारा पॉइंट क्या है बी, जिसके कोऑर्डिनेट से 1,2। अब एक पॉइंट है। अब जो स्टूडेंट मैंने आपको एक बात पहले भी कही थी और अब भी कह रहा हूं, सवाल में ये कहीं मेंशन नहीं है, देख लें आप सवाल के अंदर मेंशन नहीं है कि कौन सी डिवीजन है, इंटरनल या एक्सटर्नल, तो सवाल में मेंशन नहीं है, इसका मतलब हमें इंटरनल डिवीजन मान के चलना होगा। क्लियर? तो मैंने भी यही मान लिया कि इंटरनल डिवीजन है, तो ये जो पॉइंट है वो ए और बी के दरमियान या कहीं पे भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट पी है, और इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, k,7। अब ये पॉइंट पी क्या कर रहा है, इस लाइन ए बी को रेशियो में डिवाइड कर रहा है, दैट रेशियो इज m/n। तो ये हमारे पास क्या आ गया, m, और ये हमारे पास क्या आ गया, n। सही है? तो इस m/n के अंदर ये जो पॉइंट P है, इस लाइन AB को क्या कर रहा है, डिवाइड। अब हमें ये निकालना है कि ये रेशियो क्या होगा और ये K की वैल्यू क्या होगी। इतना सा काम। देखिए, सवाल को पढ़ने के बाद टेंशन नहीं लेनी, एक बात तो समझ में आ गई, रेशियो हो रहा है, और रेशियो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ इंटरनल डिवीजन का, बस लगाते जाए, काम ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा। यही तो खासियत है सेकंड ईयर की मैथ्स की, सिर्फ आप सवाल को शुरू करते हैं हो जाएगा खत्म। तो देखें जरा, सवाल सबसे पहले हमारे को दिया हुआ एक पॉइंट P, और इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए, k,7। अब आपको ये खुद पता है कि वो पॉइंट है जो इस लाइन AB को डिवाइड कर रहा है, तो मैं इसके कोऑर्डिनेट्स क्या रखूंगा, आप बोलेंगे सर x, y। क्या रखूंगा, x, y। ये हमारे पास A पॉइंट भी है, इस A पॉइंट को हम क्या कहेंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हमारे पास 8,9, इसको कह देंगे पहला पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x1, y1। इसके बाद हमारे पास एक दूसरा पॉइंट है PB, जिसके कोऑर्डिनेट्स है 1,2, और इसके कोऑर्डिनेट्स को हम क्या कह देंगे, x2, y2। और हमारे पास रेशियो क्या गिवन है, m/n।
यहां तक कोई प्रॉब्लम है? और इसको भी हम क्या कहते हैं कि m रेशियो n किसके बराबर होगा? m1 रेशियो m2 के, क्योंकि फॉर्मूला हमने ऐसे याद रखा हुआ है तो आसानी होगी। चले तो यहां पर बाय यूजिंग इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला, चले भाई इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला हमने x के लिए अलग लिखूंगा, y के लिए क्या लिखूंगा? अलग। x के लिए क्या होता है? आप बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हैं, m1 x2 प्लस का m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस का m2, कॉमा y के लिए क्या होता है? आप बोलेंगे सर बहुत आसान है, m1 y2 प्लस का m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस का m2। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? खुश है ना? खुश रहिएगा। चलें अब मुझे बताएं x की वैल्यू आपको पता है? आप बोलेंगे सर x की वैल्यू तो हमारे पास k है। मैंने बोला बिल्कुल करेक्ट है भाईजान, बहुत अच्छे। m1 हमारे पास कौन है? आप बोलेंगे सर ये तो m है। मैंने बोला बिल्कुल सही। x2 हमारे पास क्या है? आप बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हैं, 1 है। मैंने भी बोला बिल्कुल सही है भाई। m2 हमारे पास क्या है? n, ये आ गया n। x1 हमारे पास क्या है? 8 और ये आ गया 8। उसके बाद डिवाइडेड बाय m1 प्लस का m2। m1 हमारे पास m है, m2 हमारे पास n है, तो ये हो जाएगा m प्लस का n। अब यहां आ जाए y हमारे पास कितना है भाईजान? 7, तो ये आ गया 7 इज इक्वल टू m1 हमारे पास कौन है? m, तो ये आ गया m। y2 हमारे पास क्या है? 2, तो ये आ गया हमारे पास 2 प्लस का m2 हमारे पास कौन है? n, ये आ गया n। y1 हमारे पास क्या है? 9, तो ये आ गया हमारे पास 9 एंड डिवाइडेड बाय m1 प्लस का m2, मतलब रेशियो जो हमारे पास गिवन है उसको ऐड कर देंगे, मतलब m प्लस का n। सर यहां तक तो हो गया, अब क्या करें? बताता हूं ना, कोई टेंशन थोड़ी है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा बस क्या कर लेते हैं, m1 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होगा? m, और n मल्टीप्लाई बाय 8 क्या होगा? तो ये हो जाएगा 8n डिवाइडेड बाय m प्लस का n। इसको मैं यहीं रोक देता हूं क्योंकि इसके अंदर तो मैं कोई काम नहीं कर सकता, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूं, क्योंकि मैं इसके अंदर कोई काम नहीं कर सकता। आप देख भी सकते हैं सर काम कहां कर सकते हैं? यहाँ पे। चले यहाँ इसको काम करते हैं। अब सबसे पहले यहाँ देखें तो ये m प्लस n यहाँ क्या हो रहा है? डिवाइड, इक्वल टू दूसरा जाएगा क्या होगा? 7 से मल्टीप्लाई, तो 7 मल्टीप्लाई बाय m कितना हो जाएगा? 7m हो जाएगा। प्लस प्लस कितना हो जाएगा? प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय n कितना हो जाएगा? 7n। और यहाँ देखें 2 मल्टीप्लाई बाय m कितना हो जाएगा? 2m प्लस का 9 मल्टीप्लाई बाय n कितना हो जाएगा? 9n। इतना काम हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए प्लस का 2m है, इधर आके क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे सर ये तो हमें आता है, माइनस का 2m हो जाएगा और 9n अपनी जगह पर है। अब प्लस का 7n है, इक्वल टू दूसरा जगह क्या हो जाएगा? माइनस का 7n हो जाएगा। सर ये तो हमें आता है। 7 में से 2 गए, 5 बचे, तो ये आ गया 5m। 9 में से 7 गए, कितने बचेंगे? 2n, तो ये आ गया 2n। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए? m रेशियो n चाहिए। मतलब m रेशियो n का मतलब क्या है? m डिवाइडेड बाय n, ऐसा ही है ना? आप बोलेंगे सर बिल्कुल। सो m डिवाइडेड बाय n चाहिए, तो यहाँ n मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के क्या हो जाएगा? डिवाइड, तो m डिवाइडेड बाय n आ गया। आप बोलेंगे सर बिल्कुल, 2 तो अपनी जगह पर है और यहाँ ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो हमारे पास m रेशियो n किसके बराबर आ गया? 2 रेशियो 5 के बराबर आ गया, है ना? अब हमारे पास m की वैल्यू भी आ गई और हमारे पास n की वैल्यू भी आ गई। अब क्या करें? आप बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हैं, हम हमारे पास m की और n की वैल्यू आ गई तो हम k की वैल्यू नहीं निकाल सकते? बिल्कुल, इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर m और n की वैल्यू को पुट करवा देते हैं। तो पुट m इज इक्वल टू 2 एंड n इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1। चले भाई, सो k बराबर किसके आ जाएगा? जरा चेक करते हैं। k बराबर आ जाएगा m हमारे पास कितना आया है? 2 और प्लस का 8n, प्लस का 8n की जगह क्या आ जाएगा? 5 एंड डिवाइडेड बाय m प्लस का n मतलब 2 प्लस का 5। सो 2 8 5 का क्या हो जाता है? 40 एंड 2 प्लस का 5 कितना हो जाता है? 7। सो k बराबर किसके आ जाएगा? 42 डिवाइडेड बाय 7 और 7 1 जा 7 7 6 जा
42, तो हमारे पास k की वैल्यू निकल के आ गई, दैट इज 6। और यहां जाके हमने इस क्वेश्चन को स्टूडेंट क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। तो बताएं कोई मुश्किल है? तो आप यहां लिख देंगे हैंस, एंड में लिखना भी होता है ना लाजमी, हैंस इस तरीके से द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू क्या आ गई, द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ k क्या आ गया हमारे पास 6, वैल्यू ऑफ k कितने आ गए 6, एंड रेशियो इज, एंड द रेशियो इज कितना है 2:5। यहां जाके उसने हमने इस क्वेश्चन को क्या किया, कंप्लीट। और आज की वीडियो यहीं एंड करता हूं। वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा। सो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।